सर क्या समझते हैं, आपका तो बड़ा इसमें एक्सपीरियंस है। वाज दिस जो हमारे प्लानर थी ये थी, या जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने हमें उस तरफ इन्वेस्टमेंट है उसको हम शिफ्ट कर लेंगे इनटू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा सर, मेरे जहन में एक और बात आती है ना। एक तो कार वाले हैं जो कि मिडिल क्लास या अपर क्लास कहते हैं। सर आई बिलीव कि भी इस चीज़ को बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ट्राई करके देख लें, आज भी हमारी लाहौर की मेट्रो भरी होती है, आज भी इस्लामाबाद की सारी बसों में लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी भी ये मेट्रो पे लोग सफ़र करते हैं। जी व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे गेस्ट है, इससे पहले भी हमारे चैनल पे उनकी लाइफ स्टोरी हमने पब्लिश की थी। डॉक्टर नासिर जावेद साहब। हर नौजवान की ख्वाहिश है पाकिस्तान में कि या वो डॉक्टर बने और फिर CSS करके DMG ऑफिसर बने, और इनकी ये दोनों ख्वाहिशें पूरी हुई। लेकिन फिर न वो डॉक्टर बन सके और न वो टिपिकल DMG ऑफिसर बन सके, डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर, बल्कि अर्बन स्पेशलिस्ट बने। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसे जहीन जिसने डॉक्टरी भी की, जिसने CSS भी किया, लेकिन अर्बन प्लानिंग में आ गए। सर थैंक यू वेरी मच, इट इज़ रियली अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू वेरी मच बशीर साहब फॉर गिविंग मी दिस चांस एंड तो अपॉर्चुनिटी। यकीनन आपकी पूरी ज़िंदगी अर्बन प्लानिंग में, और आपने जिस तरह लास्ट उस एपिसोड में बताया था, तो आज सर ज़रा डिटेल से अर्बन इश्यूज जो हमारे कंट्रीज़ के हैं। सर आप देखते हैं कि देहातों से लोग शिफ्ट हो रहे हैं छोटे टाउन में, छोटे टाउन से बड़े टाउन में, और फिर जब वो बड़े शहरों में आ जाते हैं तो कोई 1% लोग तो है जो अफोर्ड कर लेते हैं कि वो जो शहर का मेन ट्रस्ट है उसमें रहे। लेकिन ज्यादातर सबर्ब में फैल जाते हैं जहाँ पे स्लम्स एरिया डेवलप हो जाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, वेस्ट, सारे मसाइल होते हैं। कैसे देखते हैं सर आप, कौन कौन सी इश्यूज है जो आप समझ रहे हैं कि अर्बन हमारे उसमें है? देखिए सर, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जी जो 60s और अर्ली 70s के सिटीज़ थे वो आज के सिटीज़ से बहुत बेहतर थे जी इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, जी क्योंकि उस वक्त हमारा बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल के सिटीज़ के लिए और पॉपुलेशन के लिए मौजूद था। जी। जिस वक्त फिर आबादी बेतहाशा बढ़ना शुरू हुई, अच्छा। एंड सेकेंडली 80s में वो जो फिनोमिना आया था जिसमें लोगों ने दुबई जाना शुरू किया, बेसिकली जिसको दुबई फिनोमिना कहते हैं, अच्छा। उसमें लोगों के पास निस्बतन ज़्यादा पैसा आना शुरू हुआ। तो वो जो माइग्रेशन थी और अर्बन प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, उसमें एकदम बूम ऐसा आया जो आज तक वो उसको चल रहा है। अच्छा। और फिर उसको फॉर वेरियस फैक्टर्स शहरों की ग्रोथ इस स्पीड से होना शुरू हो गई जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। और ये शायद फिनोमिना ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है। जी 80s में और 90s में सिटीज़ ज़्यादा ग्रो की हैं फॉर वेरियस रीजंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन के एंड इकोनॉमिक बूम के। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर था और ख़ासतौर पर इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का सिस्टम, जिसमें लोकल गवर्नमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो उस स्पेस पे डेवलप नहीं हो पाया। उसकी वेरियस रीजंस है, वो हम फिर किसी दिन बात कर सकते हैं। सर। लेकिन उस सारे का जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि सिटीज़ की हमारी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बहुत डिटीरियोरेट हुई। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इस वक्त मैं समझता हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ के सेंसस क्या कहता है, मेरा ख्याल है कि हम 55% प्लस मे बी 60% इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अर्बनाइज हो चुके हैं, लोग शहरों में रह रहे हैं, मे बी इससे भी ज़्यादा। अभी एक रिसेंट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, वो तो शायद इसको 80% तक कह रहे हैं। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़रा एग्जेजरेटेड व्यू Exaggerated है, और जो हमारा ऑफिशियल 40-45% है वो ऑफिशियल बहुत तो हम कहते सप्रेस्ड हैं है। 40 है, नहीं, और 2030 तक 50 हो जाएगा। ये सर ऑलरेडी 50-55 क्रॉस 60 कर तक चुका है। पहुंच चुका है। जी हमारी डेफिनेशन गलती है, वो भी हम नेक्स्ट में किसी में बात कर लेंगे कि सर। उसकी क्या वजह है। अब जिस वक्त आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बढ़ जाए, डिमांड और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी टू मैनेज सिटी वो ना उसके प्रोपोर्शनेट बढ़े, तो उस वक्त वही हालत होती है शहरों की जो हो रही है। जी और ये कोई एक मसला नहीं है, जैसे आपने बात की है, इसमें ट्रांसपोर्ट है, वाटर सप्लाई है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कह लें, अर्बन फ्लडिंग कह लें, अभी रिसेंटली जो फायर सेफ्टी के इश्यूज आए हैं, हाउसिंग, स्लम्स, ये तकरीबन तमाम इश्यूज इस वक्त बड़े और नॉट सो बड़े इंटरमीडिएट शहरों का भी हमारे ये हाल हो तो चुका है। सर आपका तो चूंकि सारी जिंदगी अर्बन प्लानिंग और उसमें गुजरी, तो मेरे ख्याल में एक एक इशू को लेते हैं
आज के अगर इस एपिसोड में हम ट्रांसपोर्ट को लेते हैं, कैसे देखते हैं सर आप ट्रांसपोर्ट की इशू को? क्योंकि मेनली अगर आप देखते हैं ना, जो ही सर्दी आती है आपकी पूरे पंजाब में, लाहौर वगैरह में स्मॉग, और स्मॉग में ज्यादातर फिर व्हीकुलर इमिशन, और वो एक फिर फ्लाई ओवर, अंडर पासिस बन रहे हैं, लेकिन एक सिलसिला है कि एक आम आदमी को ट्रांसपोर्ट तक जो है ना वैसी रसाई नहीं है जो होनी चाहिए। कैसे देखते हैं सर आप ट्रांसपोर्ट इश्यूज को अर्बन एरियाज में? सर आप तो सिर्फ आम आदमी की बात कर रहे हैं, मैं कहूँ अच्छे भले मिडिल क्लास के लिए भी जो हालात हो चुके हैं ट्रांसपोर्ट के, वो बड़े मुश्किल और ख़तरनाक है। अच्छा। ट्रांसपोर्ट में हमारे शहरों में जो सबसे पहली गलती ये हुई है, बियॉन्ड 70 आई वुड से, 70s के बाद 80s से, वो ये है कि हमने शहरों को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कार। अगर हम शायद होगा आपको, मुझे तो एटलीस्ट याद है कि 60s और 70s में माल रोड लाहौर पे भी चंद गाड़ियां नज़र आती थी। जी बिल्कुल, हमारे बहुत कम मैं है। 80s में जब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो 300 की क्लास में से सिर्फ 2 लड़कों के पास कार होती बिल्कुल। थी, और वो सारे कॉलेज को पता होता था कि इन 2 के पास किसके कार पास? है। जी। आज जो है वो किंग एडवर्ड में वन ऑफ द बिग इश्यूज कार पार्किंग का हो चुका है कि पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही वहां पर, और हर जगह इशू। और हर जगह इशू है। उस वक्त हमें इस चीज़ में कोई शर्म नहीं आती थी कि एक लाल रंग की डबल डेकर बस के ऊपर 10 पैसे का टिकट लेके हम चले जाते थे, जी। और अच्छे भले ऑफिसर्स और वो उस पर सफर कर लेते थे, और बस सर्विस थी। ग्रेजुअली जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती गई, लोगों के पास पैसा आता गया और कार इजी एक्सेस होती गई, कारों की तादाद बढ़ती गई, और हमारे शायद प्लानर्स और ऑफिसर्स के की ज़हन में भी यही था कि चूँकि हम खुद गाड़ियों में सफ़र करते हैं और हमारे पास गाड़ियाँ थीं, तो हमने सोचा शहर में सिर्फ गाड़ियों की ज़रूरत है, तो हमने सिर्फ सिटीज़ को कारों के हिसाब से डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग विद लाहौर एंड कराची एंड इस्लामाबाद। अगर आप देखें बड़े शहरों में, तो हमारा ज़्यादा फोकस रोड वाइडनिंग पे रहा, और अंडरपास, फ्लाईओवर्स और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के ऊपर। ये चारों चीज़ें जो हैं ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, दे आर टू फैसिलिटेट कार वाले जो हैं। अगर हम अपने फोकस को चेंज करें कि जी हमने गाड़ियों के लिए शहर नहीं बनाना बल्कि सिटीजन्स के लिए बनाना है, तो फिर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है और जो हमारे, लेकिन जो लोग फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो टू स्ट्रोक, जो कि बहुत हाईली पोल्यूटेड फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि उन बेचारों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो वो बाइकिया वगैरह ले लेते हैं। वो भी एक हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसकी वजह वही है ना कि जो कि तो पब्लिक कार ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर नहीं है। लेते हैं, उसके अलावा जो है उनके पास क्या ऑप्शन है, जी। रिक्शा, चिंगची, जी। या आज से 20 साल पहले वैगनें चलती थी, और कराची में अगर जाएं तो एक वो बहुत ही 50 साल पुरानी वो जो W11 कहते हैं बसें हैं, विच इज़ जी। वो जो कि किसी भी तरीके से डिसेंट सफ़र के लिए मौजूद वो सूटेबल नहीं है जी। स्पेशली। और जैसे जैसे मिडिल क्लास ग्रो करती है, उनकी ज़ाहिर है ख्वाहिशात भी बढ़ती हैं। हर घर की ख्वाहिश होती है कि जी जी। छोटी फैमिली से भी कोई ना कोई आए, और फिर उसको जब आप कपल कर देते हैं विद द फिनोमिना ऑफ रिलेटिवली लो कॉस्ट मोटर बाइक। अगर आज से आप 20 साल पहले देखो तो इवन मोटर बाइक भी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो 3-4 बड़े ब्रांड थे जो आते थे। उसके बाद ये जब चाइना से मोटर बाइक्स और लोकल असेंबली स्टार्ट हुई, अब वो इतनी लो कॉस्ट हो गई हैं कि आप बहुत लोग अफोर्ड कर लेते हैं। सर क्या समझते हैं, आपका तो बड़ा इसमें एक्सपीरियंस है, वाज दिस जो हमारे प्लानर थी ये थी, या जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने हमें उस तरफ धकेल दिया? मैं जब पर्सनली देखता हूँ ना, यूरोप वगैरह में आप देखते हैं रेलवे इज द मेन ट्रांसपोर्टेशन दैट फ्रॉम सिटी टू सिटी, विद इन द सिटी। हमने तो रेलवे के निज़ाम को पूरा तबाह किया। हम आ गए मोटरवेज पे, हाईवेज पे, और फिर इंटरनली जो आपने कहा कि कारों के लिए। क्या आप समझते हैं सर कि जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने हमें इस तरफ एक इंसेंटिव, एक धकेला, रेलवे को बिल्कुल पीछे छोड़ गए, या इट वाज ओनली और प्लानर्स? सर देखें ना, प्राइवेट सेक्टर जो है, या मैन्युफैक्चरर कह लें या इंडस्ट्रियलिस्ट कह लें, जी। उसका तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, और वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। जी। उसको बाकी किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं है सही। कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हुकूमत का क्या काम है। जी। ठीक है सर। अब उसी प्राइवेट सेक्टर के जो इंटरेस्ट है और जो पब्लिक सेक्टर की इंटरेस्ट है, इसको कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट या रेगुलेट करने के लिए हुकूमत का काम होता है। अब हर हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो खुद अकल से सोचे ना, वो क्यों प्राइवेट सेक्टर के चक्रों में आते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर एक रेलवे का जो ट्रेन गाड़ी है, एक रेलवे का इंजन मेरा ख्याल है वो मोटर में से 100 या 150 ट्रकों को गायब कर सकता है। तो हमने जितनी इन्वेस्टमेंट मोटरवेज पे की है,
शायद अगर इसे आधी रेलवे पे की होती तो हमें इसकी पोल्यूशन और ऑयल इंपोर्ट और उसके बहुत सारे बच सकते थे। सेम इज अभी चूंकि हम अर्बन की बात कर रहे हैं, जी। तो चले अर्बन में रेलवे नहीं तो एटलीस्ट बस सर्विस तो होनी चाहिए थी। जी। ठीक है सर। दुनिया में फार्मूला ये है अर्बन प्लानिंग का कि हर 1000 बंदों के लिए ना, हर 2000 बंदों के लिए सिटी की पॉपुलेशन में कम से कम एक बस होनी चाहिए। अब अगर उस हिसाब से देखें तो लाहौर की आबादी अगर 1 करोड़ है तो उसके लिए तकरीबन 5000 5,500 बसें होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से, और मैं इसको बहुत दफ़ा प्रमोट कर चुका हूँ, कि सबसे आसान तरीका ये है एनवायरनमेंट का, पोल्यूशन का, ट्रैफिक का, कि हुकूमत 6000 बसें इंपोर्ट करने की बजाय लोकल मैन्युफैक्चर कर लें ताकि उनकी कॉस्ट कम हो जाए, और उनको लाहौर में अगर चला दें और उसको अब 20 रुपए या 25 रुपए पे सब्सिडाइज कर दें, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग उसके अंदर मोटरसाइकिल, रिक्शा, चिंची को छोड़ के उस बस सर्विस में आ जाएंगे। अभी भी इस्लामाबाद में आप देखें तो जितनी ये ग्रीन बसेस चल रही हैं, ये पीक टाइम में भरी होती हैं सारी। इट मीन्स कि देयर इज ए डिमांड फॉर दिस। अब सर हुकूमत ये चीज़ अफोर्ड कर सकती है कि जी उसको सब्सिडाइज कर दे 1-2 बिलियन। जितना पैसा हम अंडरपास और फ्लाई ओवर पे खर्च करके शहरों को तबाह कर रहे हैं, मैं बड़ा सोच समझ के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि हम शहरों को तबाह कर देते हैं, इस चीज़ से वो मैं अलग बताता हूँ। तो उतने ही पैसे पे हम 5-6 हज़ार बसें खरीद कर चला सकते हैं, और दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। प्राइवेट सेक्टर को हम डंडे मारी, चलान करो, चिंची बंद करो, इस पे बैन करो, उसकी ज़रूरत ही कोई नहीं सर। सर आप समझते हैं कि लोगों का बिहेवियर है, जो हम अपनी गाड़ी प्राइवेट और एक वो वाला, ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा? सर आई बिलीव कि भी इस चीज़ को बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ट्राई करके देख लें, आज भी हमारी लाहौर की मेट्रो भरी होती है, आज भी इस्लामाबाद की सारी बसों में लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी भी ये मेट्रो पे लोग सफ़र करते हैं। सर बिहेवियर चेंज करने के लिए भी यू नीड टू प्रोवाइड अ डिसेंट गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अल्टरनेटिव बाकी सारी दुनिया में चलती है, लंदन में चले जाएं, हांगकांग चले जाएं, बस के ऊपर बस चढ़ी होती है, तेहरान चले जाएं, हर मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सक्सेसफुल है। अमेरिका में चले जाएं तो उन सिटीज़ में यही हमारे वाला हाल है, ज़्यादा वो हाईवेज बनाए जा रहे हैं। अभी चाइना में शेंजन सिटी पे मैं गया था चंद साल पहले, वहाँ पे 19,000 बसें चलती है, 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, 19,000 बसें चलती हैं, और उसके बावजूद उनकी 18 के 16 वो सबवे लाइंस भी मौजूद है, बड़ा एफिशिएंट सिटी है। सो द ओनली सोल्यूशन इज देयर इज नो अदर। जितनी आप सड़कें चौड़ी करेंगे उतनी आप गाड़ियाँ ज़्यादा इनवाइट करेंगे। तो एक तो सर आपके जहन में मेन इशू तो है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिसेंट लोगों को, और दे शुड बी सब्सिडाइज्ड। यस, ऑलवेज इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड सब्सिडाइज्ड। एनी अदर एडिशनल मेजर्स आपके जहन में आते हैं कि? सर दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उसको कहते हैं कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बंदा उतरेगा या वहाँ तक पहुँचेगा, उसके पास कोई डिसेंट वॉकिंग रास्ता होना चाहिए। तो वॉकवेज बड़ी ज़रूरी है। अभी मैं इस्लामाबाद में जिस सेक्टर में रहता हूँ, वहाँ से जो सेक्टर का मरकज़ है वो तकरीबन 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर मेरे लिए वॉक करना कोई मसला नहीं, मैं बड़े आराम से वॉक कर सकता हूँ। लेकिन अगर हर वक्त इस खौफ में मुब्तला हो कि नीचे कोई खुला वो गटर तो नहीं है, पीछे से कोई मोटरसाइकिल तो नहीं मार जाएगा, तो अगर एक सेफ, जैसे दुनिया के मुल्कों में होता है, वॉक वे हो 8-10-15 फुट चौड़ा, तो हम उस पर आराम से वॉक करके चले जाएंगे। सो वॉकेबिलिटी साइकिलिंग के लिए, इसी तरह दूसरी चीज़ आ जाती है साइकिलिंग के लिए। साइकिलिंग सेहत के लिए भी बेहतर है और मोबिलिटी के लिए भी बहुत आसान है। तो ये अपार्ट फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो दूसरी चीज़ है वो वॉकेबिलिटी है, और तीसरी जो है वो साइकिलिंग है। और अगर आप इजाज़त दें तो एक उससे बिगर इशू है, एंड दैट इज़ हाउ वी डिज़ाइन द सिटीज़, एंड दैट इंक्लूड्स अर्बन प्लानिंग। आपकी जो सिटी प्लानिंग की है कि आपके लोगों को देखें, लोगों ने अपने घर से लेके का मार्केट तक, कारोबार तक, बच्चों के स्कूल तक, अपने ऑफिस तक, एंटरटेनमेंट तक, दूसरे शहरों में ये जाने ही जाना है। आप उसको डिज़ाइन इस तरीके से करें कि लोगों को मिनिमम मोबिलिटी की सूरत में मैक्सिमम फैसिलिटीज़ उनके करीब मिल जाए। अगर आपको हर वक्त शहर के एक कोने से दूसरे कोने में रोज़ाना जाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। ऐसा भी है ना सर कि अक्सर सिटीज में एक सेंटर में सब कुछ अवेलेबल, मतलब एक कंसंट्रेट हो जाता है, और फिर पूरा शहर उस जगह पे आता है। आप तो लाहौर या बटाबाद में, पेशावर में चूंकि रहा हूँ,
तो वो जो एक एरिया के वहाँ पे असेंबली भी है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, वहाँ पे जो है ना आपकी शॉपिंग सेंटर भी है, सब कुछ, और पूरा शहर उस एक रोड को यूनिवर्सिटी टाउन उधर से आके, तो वहाँ पे सारा ट्रैफिक, तो आप समझते हैं कि इन चीजों को स्प्रेड किया जा सेग्रीगेट होना सकता है, चाहिए। सेग्रीगेट किया जा सकता है ना। जी और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे आजकल अगर आप देखें तो करंट हालात के हिसाब से जो कुछ ऐसी मूवमेंट होती है ख़ास तौर पर, उसकी वजह से शहर चौक हो जाता है। जी अब हमने हाँ लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाया हुआ, वो शहर के एक कोने में है, जी और जहाँ पर हम अपने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ठहराते हैं वो शहर का दूसरा कोना है। अभी हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम बिल्कुल नया बनाया 2 साल पहले शायद, तो उसी वक्त हमने उसके साथ एक 5 स्टार होटल क्यों नहीं बना दिया कि जी वहाँ से लोग खिलाड़ी निकलें, बजाय इसके कि आप माल रोड से लेके तो सारा शहर चौक कर दें, और जिस वक्त वो मूवमेंट होती है तो तकरीबन 1 घंटे तक लोगों की ज़िंदगी जो है वो टॉर्चर में रहती है। सेम इज केस विद इस्लामाबाद, रावलपिंडी। सो जी ये सिटी प्लानिंग की वेयर यू लोकेट वेरियस फैसिलिटीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं वो किस तरह बढ़ते हैं या किस तरीके से कम आते हैं। सर, क्या इशू आपने देखा अपनी पूरी करियर में, ये एक्सपर्टीज, ये नो हाउ है नहीं सिस्टम में, या जो इसको कोई अप्रूवल देने वाले हैं वो इस चीज को नहीं समझते? मैं इसके इस पॉइंट पर आने से पहले थोड़ी सी एक पॉइंट और भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा। सर मैं एक दिन जो है वो बाहर किसी दुबई वगैरह से आ रहा था जहाज़ पे, तो मेरे साथ एक गांव के बुजुर्ग बैठे हुए थे सीट पर। मैंने ऐसे ही गपशप शुरू की, तो मैंने कहा जी आपने कहाँ जाना है? तो उसने कहा जी मैंने शेखुपुरा जाना है। शेखुपुरा के आगे भी किसी गांव में। तो मैंने कहा ये जहाज़ शेखुपुरा तो नहीं जाएगा? उसने कहा नहीं, बस क्या करूं, मैं शेखुपुरा जहाज़ पे उतरूंगा, फिर मैं वहाँ से, मेरा बेटा आया होगा, वो फिर हम गाड़ी लेकर जो है वो जाएंगे डैबू कड्डा, जो कि वो शहर के दूसरे कोने में है, फिर वहाँ से हम बस पकड़ेंगे और वो बस जो है वो हमें शेखुपुरा लेके जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि जैसे बाकी दुनिया में, लंदन में है, हांगकॉन्ग में है, कि जी जो ही आप उतरते हैं एयरपोर्ट से, तो अगर हमारे पास जब एयरपोर्ट लाहौर बना था तो खाली जगह थी चारों तरफ, अगर हम वहाँ पर एक इंटरसिटी बस टर्मिनल बना देते तो क्योंकि लाहौर शहर में जितने लोग उतरते हैं एयरपोर्ट पर, उसमें से 60% लाहौर के नहीं है, जी वो बाहर शहरों से आए होते हैं। तो हमने उनको एक हिसाब में डाल दिया कि जी यहाँ से फिर वो गाड़ी करें, 1000-2000 रुपया खर्च करें, पूरा शहर क्रॉस करके दूसरे टर्मिनल, आप नक्शा देखें लाहौर का, वो दूसरे एंड पर है, और फिर वो बस फिर शहर क्रॉस करके आपको वो लेके जाती है। जी तो अगर हम सामने एक बस टर्मिनल बना दें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। अब हांगकांग एयरपोर्ट पे उतरे तो आपको दुनिया जहान की ट्रांसपोर्ट वहीं से मिलेगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सो ये जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट या लिंकिंग होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं आपके उस मौजू की तरफ कि जी क्यों दूसरे शहरों में। मैं ये समझता हूँ कि शायद एक्सपर्टीज़ भी होती है, लेकिन जो आपने बात जहाँ से स्टार्ट की थी, शायद कुछ प्राइवेट इंटरेस्ट भी उस पर हावी हो जाता है। अब लाहौर में, और अब मेरा ख्याल है हम पिंडी में भी वही करने लगे हैं कि जी बसों के टर्मिनल शहर से बाहर निकाल दें। मुझे आज तक इसकी लॉजिक नहीं समझ आई। मैं हमेशा इस चीज़ के ख़िलाफ़ रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान से पहले जो बस टर्मिनल बने हुए थे वो लाहौर में कहाँ था? बादामी बाग में। बादामी बाग जो है वो मेन मंडियों का मार्केट एरिया था। हमारी अकबरी मंडी, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, वो सारे वहीं पर थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये था कि लाहौर आपका प्राइम सिटी है, यहाँ पे दूसरे शहरों से लोग आएंगे, कारोबार करेंगे अपना, और वहीं से वो चले जाएंगे। रेलवे स्टेशन जो था उसके साथ ही वो फ्लाइंग कोचेस की और वैगनों के अड्डे होते थे, वहीं हमारी लंडा मार्केट और पता नहीं कितने लोहा मार्केट है सारी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी जगह से लोगों को मोबिलिटी कम की जाए। अच्छा, जब वो बस टर्मिनल बाहर जा रहे थे तो मीटिंग्स में बार बार यही होता था कि जी शहर में जब बसें आ जाती हैं तो कंजेशन हो जाती है। आप इसको यूं पढ़ें कि जी कार वालों को तकलीफ होती है कि जी बस क्यों शहर में आ गई है। हालांकि अब जब हमने शहर से निकाला तो वो जब लोग उतरते हैं तो वहां पर 50 रिक्शे खड़े होते हैं। सो रिक्शे 50 रिक्शे, सो एक बस शहर में आना ज्यादा कंजेशन है या 50 रिक्शे टैक्सी आएंगी तो वो ज्यादा कंजेशन है। सो दैट इज हाउ बेसिकली लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज इन द सिटी मैटर्स ए लॉट, कि आप ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट को कम कर दें, सिर्फ सप्लाई को ना बढ़ाएं, आप उसकी रिक्वायरमेंट को भी मिनिमाइज करें। लोगों को प्राइमरी स्कूल्स इस तरीके से स्प्रेड कर दें। अगर आप सारे कॉलेजेस और स्कूल उठाकर शहर के एक सेक्टर में डाल देंगे तो उसका मतलब ये है कि सारा शहर वहीं आएगा, और अगर आप उनको स्प्रेड कर देंगे तो शायद डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाती है। लेकिन सर,
जो आपका व्यूज है, अब तो जो कुछ हुआ है वो तो हुआ है, अब तो अभी भी उसी पुराने डगर पे चल रहा है। इस तरह आप सुन रहे हैं ना कि पिंडी इस्लामाबाद का पीर बदाई अच्छा, मुझे और बड़ा अफसोस हुआ ये पढ़कर कि जी लंदन का हीथ्रो कह रहा हूँ विक्टोरिया पे उनका मेन इंटरसिटी बस टर्मिनल है, जी, वो पिछले 150 साल से है, जी, उन्होंने उसको नहीं निकाला वहां से, और उसको बल्कि 2008 में उन्होंने एडिशनल लैंड एक्वायर करके उसको एक्सपैंड किया। दुनिया के किसी शहर में चले जाएं, पेरिस चले जाएं, बैंकॉक चले जाएं, मनीला चले जाएं, इंटरसिटी बस टर्मिनल शहर के फिर सेंटर में सर होता है। किसको सेंसिटाइज करना है, ब्यूरोक्रेट्स को या पॉलिटिशियन को? सर मैं अर्ज करता हूँ दूसरी चीज जो क्योंकि है ये ना, दो लोग हैं ना जो डिसीजन लेते बस यही तो प्रॉब्लम है ना सर, हमारे जो ब्यूरोक्रेट है वो ये समझते हैं कि उनको हर चीज का इल्म है। हैं। मैं अपने ग्रुप की खास तौर सर पे बात करता हूँ, सर और हम जो है वो जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी कदर ज़्यादा नहीं करते। हम कहते हैं हाँ ठीक है, तुम मशवरा दे दो, डिज़ाइन कर दो, लेकिन मेन फैसला हमने खुद करना है अपनी सोच के हिसाब से, सर और हमारी सोच जाहिर है वो नहीं हो सकती। सर कैपेसिटी इज़ अ वेरी बिग इशू। हम्म, मैं अभी उस पर सोच रहा था कि जी आपको पता है कि जी एक शहर को डिज़ाइन प्लान करने के लिए कितने अर्बन प्लानर्स चाहिए होते हैं? सर इस्तांबुल में कम से कम 2000 अर्बन प्लानर काम करते हैं, बीजिंग में 2500 अर्बन प्लानर काम करते हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान में शायद 300-400 भी नहीं होंगे। जी, अगर लाहौर और कराची जैसे शहर में 10-10, 20-20, 50-50 होंगे तो उससे कैपेसिटी तो कोई नहीं बिल्ट होती। तो फिर ऑब्वियसली ना आपसे वो सिटी प्लानिंग हो पाती है, और फिर आप डिपेंड करना शुरू कर देते हैं कंसल्टेंट्स के ऊपर। फिर कंसल्टेंट्स आते हैं बाहर से, फिर वो उस लैंग्वेज में और उस तरीके के टेक्निकल रिपोर्ट बना देते हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेट या जो एक आध अर्बन प्लानर रखा होता है वो पढ़ने की कैपेसिटी नहीं रखते। तो इसलिए अब फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वो आप पे हावी हो जाता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। आई स्टिल बिलीव कि जी आपके पास अर्बन प्लानर, सिटी डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स पब्लिक सेक्टर में इतने होने चाहिए कि दे कैन एक्चुअली मैनेज द सिटी। हमने सिटी मैनेजर्स या सिटी मैनेजमेंट सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में रखी हुई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लोकल गवर्नमेंट में डेवलपमेंट नहीं होने देते कि जी लोकल कॉन्सेप्ट भी आए। सो अगर आप एक पूरे प्रोविंस को एंड एट टाइम्स पूरे कंट्री को एक जगह से बैठ के प्लान और मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट फिर यही निकलेगा कि जो आप आपके सामने है। सो क्या मैसेज होगा सर? सर मैसेज यही है कि वी नीड टू रीथिंक एंड रीडिजाइन अवर सिटीज एंड बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ सिटीज, नॉट द प्रोविंशियल लेवल। और सिटीज़ की कैपेसिटी बिल्ड करें कि वो अपने मसाइल हल करें, एंड फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड मिनिमाइज द डिमांड फॉर ट्रैवल इन द सिटी। थैंक यू वेरी मच सर, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।